नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आगे आपसे बात करूँगा डिप्रेशन के कुछ ऐसे टाइप्स के बारे में, जिसके बारे में अक्सर हम कम जानते हैं या जिनका डायग्नोसिस नहीं दिया जाता। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया, पार्ट 1 में बताया कि डिप्रेशन जो है उसके 2 ही टाइप के डायग्नोसिस ज़्यादा दिए जाते हैं। एक होता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और दूसरा होता है डिस्थाइमिया या परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर पीडीडी। इसके साथ बाइपोलर डिसऑर्डर का भी डायग्नोसिस दिया जाता है, जिसमें डिप्रेशन एक एपिसोड के तौर पे पाया जाता है। इनके अलावा बहुत सारे ऐसे डिप्रेशन के टाइप्स हैं जिनको एक ज़माने में जाना जाता था, समझा जाता था, या जिनकी मदद से ऐसा हम समझते थे कि डिप्रेशन के ये सारे टाइप्स भी हो सकते हैं, इन तरह से भी डिप्रेशन मिल सकता है, पर उनको आज डिप्रेशन की डायग्नोस्टिक कैटेगरीज में इंक्लूड नहीं किया जाता। और क्योंकि उन्हें इंक्लूड नहीं किया जाता, उनको समझा भी नहीं जा पाता, जिस वजह से डिप्रेशन जो है उसका इलाज भी जो है वो बहुत लिमिटेड होता है। जो रिसर्चर्स हैं जिन्होंने हमेशा से डिप्रेशन के बारे में बहुत डेप्थ में स्टडी की है, रिसर्च किया है, वो ये जानते हैं कि डिप्रेशन जो है वो लक्षण तो एक जैसे दिखा सकता है। अलग अलग टाइप के डिप्रेशन में उदासी, चिड़चिड़ापन, नकारात्मक सोच, कॉन्फिडेंस की कमी, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, किसी तरीके की अपनी सेल्फ वर्थ में कमी का महसूस होना, सुसाइडल थॉट आना, फैटीग या थकान होना, नींद की कमी या ज़्यादा नींद आना, भूख कम हो जाना, इंटरेस्ट कम हो जाना, इस तरीके के बहुत सारे सिम्टम्स तो सेम टू सेम एक जैसे देखने में आते हैं। तो इनके बेसिस पे हम जब क्लस्टर में कुछ सिम्टम्स एक जैसे मिलते हैं तो हम डिप्रेशन का डायग्नोसिस कर देते हैं। पर जो लोग रिसर्च करते हैं, जो लोग डेप्थ में डिप्रेशन की स्टडी करते हैं, वो जानते हैं कि इन सिम्टम्स के पीछे जो कारण है और जो उसकी जो पूरा जो नेचर है डिप्रेशन का, जिसे कहते हैं साइकोपैथोलॉजी, वो बहुत अलग होती है। वो पेशेंट्स में बहुत अलग तरीके की देखी जाती है, पाई जाती है। तो अगर उनके आधार पर अगर देखा जाए तो डिप्रेशन के बहुत सारे टाइप्स होने चाहिए, बहुत सारे अलग अलग तरीके से डिप्रेशन को डायग्नोस किया जाना चाहिए। हालांकि डीएसएम या आईसीडी, जो कि डायग्नोसिस का आधार होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स डायग्नोस करते हैं पेशेंट्स को, उनकी मेंटल इलनेसेस को, उनके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को, उनके अकॉर्डिंग तो 2 या 3 ही ऐसे डिप्रेशन के टाइप हैं जिनको जगह मिली है। पर बहुत सारे ऐसे डिप्रेशन के टाइप्स हैं जिनको जाना गया है, अलग अलग टाइम पर समझा गया है, और अगर हम भी उनको समझें तो शायद कह सकते हैं या देख सकते हैं कि हमें भी किसी टाइप का ऐसा डिप्रेशन है जिसको सिर्फ ये कहकर नहीं एड्रेस किया जा सकता कि ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है या ये डिस्थाइमिया है। तो इस वीडियो सीरीज में आप ये कह सकते हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम इसी टाइप के डिप्रेशन की बात कर रहे हैं कि कौन से अलग अलग टाइप के डिप्रेशन होते हैं, जिससे कि आप भी अपने डिप्रेशन को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हो, और साथ ही उसका जो ट्रीटमेंट है वो भी आप समझ सकते हो कि किस टाइप का होना चाहिए या किस टाइप का है, और किस टाइप का ट्रीटमेंट अलग अलग टाइप के डिप्रेशन में दिया जाता है या दिया जा सकता है। तो जो हेट्रोजेनिटी है डिप्रेशन की, मतलब अलग अलग तरीके से वो कॉज होता है, अलग अलग तरीके से वो मिलता है, पाया जाता है, सेम सिम्टम क्लस्टर होते हुए भी अलग अलग टाइप का डिप्रेशन हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को है। तो किसी एक को एक टाइप का होगा, किसी दूसरे को दूसरे टाइप का होगा। हो सकता है एक पूरे लाइफ में किसी व्यक्ति को कई बार डिप्रेशन हुआ है, तो एक टाइम पर एक टाइप का हुआ हो, दूसरे टाइम पर दूसरे टाइप का हुआ हो। तो ये हम समझ सकते हैं कि डिप्रेशन के अलग अलग टाइप्स क्या हैं। तो पहली जो वीडियो थी उसमें मैंने 4 तरीके के डिप्रेशन की बात की थी। पहला था एंडोजेनस डिप्रेशन, दूसरा था एक्सोजेनस डिप्रेशन, तीसरा था एनाक्लिटिक डिप्रेशन, और चौथा था इंट्रोजेक्टिव डिप्रेशन। इस वीडियो में हम आगे दूसरे डिप्रेशन के टाइप्स पर बात करेंगे। तो अगला है जिसे हम कहेंगे डिप्रेसिव पर्सनैलिटी। कर्ट श्नेडर, जिन्होंने कि स्किज़ोफ्रेनिया के फर्स्ट रैंक सिम्टम्स डिस्क्राइब किए थे, उन्होंने सबसे पहली बार डिप्रेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर टाइप का एक एंटिटी, एक कैटेगरी आइडेंटिफाई की थी, रिकॉग्नाइज की थी, जिसको डीएसएम में हमेशा इंक्लूड तो किया गया है, पर एक डायग्नोस्टिक कैटेगरी के तौर पे नहीं, जबकि एक फर्दर स्टडी वाले टॉपिक के तौर पे। मतलब पूरा कंसेंसस नहीं है कि क्या कुछ लोगों को हम कह सकते हैं कि उनको डिप्रेसिव टाइप का ऐसा एक डिसऑर्डर होता है जिसमें कि उनकी पर्सनैलिटी ही डिप्रेसिव होती है। डिप्रेस्ड लोग होते हैं, मतलब उनका नेचर ही डिप्रेसिव है, वो हमेशा डिप्रेसिव ही रहेंगे, हमेशा पैसिमिस्टिक रहेंगे वो। क्या ऐसे कुछ लोग होते हैं? क्या ऐसे कुछ लोगों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो क्वेश्चन मार्क है इस पर जो लोग जानते हैं, जिन लोगों ने डिप्रेसिव पर्सनैलिटी वाले लोगों के साथ काम किया है, वो जानते हैं कि हाँ, कुछ लोग हैं जिनकी पर्सनैलिटी डिप्रेसिव टाइप की होती है। तो जो डिप्रेसिव पर्सनैलिटी वाले जो लोग होते हैं,
उनकी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि वो सबसे पहले तो बहुत ही पेसिमिस्टिक नेचर के होते हैं। बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक उनका रवैया होता है, नज़रिया होता है अपने जीवन के प्रति, अपने प्रति, और वो अपने को इस तरह से देखते हैं कि वो बहुत ही अनलकी हैं, अनडिज़र्विंग हैं, उनको कुछ चीज़ें लाइफ़ में कभी हासिल नहीं हुई, कभी नहीं मिली, वे कभी कुछ चीज़ें अपने लाइफ़ में अचीव नहीं कर पाएँगे। या वो कंडीशन सेट कर देते हैं कि अगर ये नहीं मिला मुझे लाइफ़ में तो कुछ भी नहीं मिला, जब मैंने ये हासिल नहीं किया तो अब लाइफ़ किस काम की, बेकार है। लाइफ में मैं कभी कुछ अच्छा हासिल नहीं कर सकता या कर सकती, क्योंकि मैं ये अचीव नहीं कर पाया तो मैं वो भी अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो मेरी लाइफ में कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे कि मुझे खुशी मिल सके, आनंद मिल सके, जॉय मिल सके, हैप्पीनेस मिल सके। लाइफ मेरी हमेशा ऐसी ही ग्लूमी सी, नेगेटिव सी, बहुत ही पेसिमिस्टिक सी ही रहेगी। बहुत ही ज़्यादा ये लोग खुद के प्रति क्रिटिकल होते हैं, अपने अंदर बहुत ज़्यादा कमियां ढूंढते हैं। कुछ ऐसी कमियां होती हैं, कुछ ऐसे पास्ट इंसिडेंट्स, एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसको ये पकड़ कर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि ये मेरे साथ है ना, इसलिए मैं लाइफ में कभी खुश नहीं रह सकता या खुश नहीं रह सकती। ये इंसिडेंट हुआ है जिससे कि मैं सबसे ज़्यादा डिप्रेस हुआ हूँ या हुई हूँ, तो जब ये घटना घटी तो मैं अब तो कभी बेटर हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस घटना ने मुझे ऐसा बना दिया है, अब मैं हमेशा के लिए ऐसी हो गई हूँ या ऐसा हो गया हूँ। तो ऐसा इनका एक नज़रिया होता है। अक्सर इस टाइप के जो लोग होते हैं उनको डिस्थाइमिया में डायग्नोस कर दिया जाता है। बट डिस्थाइमिया के अलावा डिप्रेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नाम की एक कैटेगरी आइडेंटिफाइड है। उसको नाम तो दिया गया है, डिस्क्राइब तो दिया गया है, पर उस पर पूरा कंसेंट ना होने की वजह से इसको डायग्नोज नहीं किया जाता। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी डिप्रेसिव पर्सनैलिटी है, उनको डिस्थाइमिया का डायग्नोसिस मिल जाता है। परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ऐसा उनको डायग्नोसिस दे दिया जाता है। पर डिस्थाइमिया से अलग होता है डिप्रेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो डिप्रेसिव पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत लॉन्ग टर्म होता है, और आमतौर पे इसका ट्रीटमेंट साइको एनालिटिक थेरेपी के थ्रू किया जाता है, या कुछ सपोर्टिव थेरेपीज के थ्रू किया जाता है, या एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की मदद से किया जाता है। पर जो भी इफेक्ट आता है, जो भी रिजल्ट आता है, वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का रिजल्ट होता है। तो जैसे ही वो सिचुएशन पास हो जाती है, आउटकम भी आ जाता है, पेशेंट ने अपने एफर्ट से कुछ रिजल्ट भी लाया होता है, पर एक नई सिचुएशन में वो फिर से पेसिमिस्टिक हो जाता है, फिर से वो नेगेटिविस्टिक आउटलुक अपनाता है और हमेशा अपने को डिप्रेसिव पाता है। तो हर सिचुएशन में डिप्रेस होना ये उसकी टेंडेंसी हो जाती है। फिर थोड़े से एफर्ट लेकर वो अपने को पॉजिटिव बनाता है, बट फिर अगेन एक नेगेटिविटी उसके माइंड में छा जाती है। ऐसा एक पर्सन का नेचर होता है जिसको डिप्रेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। तो इनका जो ट्रीटमेंट है वो लंबे समय तक चलता है, लंबी ट्रीटमेंट, लंबी थेरेपी होती है इनकी। नेक्स्ट आता है डिस्थाइमिक डिप्रेशन, परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर या परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर को एक जगह मिली हुई है डीएसएम आईसीडी में, और इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट काफी टाइम तक डिप्रेसिव तो रहता है, उसके अंदर जो मूड होता है वो अक्सर उसका लो रहता है, पर कई सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर ये पेशेंट जो है बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश दिखाई दे सकता है। तो कई बार ऐसा टाइम आता है जो कि करीब करीब 2-2 महीने तक, 3-3 महीने तक भी एक्सटेंड हो सकता है, जिसमें पेशेंट में लगेगा ही नहीं कि किसी टाइप का डिप्रेसिव सिम्टम है या डिप्रेशन है। पर उसके बाद एक ऐसा फेज आ जाएगा जिसमें कई महीनों तक वो पेशेंट जो है बड़ा डिप्रेसिव दिखाई देगा। एनर्जी उसकी बहुत लो होगी, इच्छा शक्ति नहीं होगी, हिम्मत नहीं करेगा, थकान, फैटीग या टायर्डनेस फील करेगा, कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी महसूस करेगा, सेल्फ एस्टीम का कम होना, ये एक सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर में से एक होता है डिस्थाइमिया का। पेशेंट के अंदर जो मूड की जो इंटेंसिटी है वो कभी हाई नहीं हो पाएगी, हमेशा लो रहेगी, हमेशा नॉर्मल से या एवरेज से, मतलब जितना वो खुद खुश हो सकता है उससे बहुत कम ही मिलेगी। इस वजह से इसको डिस्थाइमिया कहा जाता है या डिस्थाइमिक डिसऑर्डर कहा जाता है, क्योंकि ये काफी टाइम से बना हुआ ऐसा डिप्रेशन होता है जिसमें व्यक्ति काफी हद तक अपनी लाइफ को मैनेज तो कर लेता है, बट उसका जो ओवरऑल जो मूड, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म होता है वो हमेशा एवरेज से कम ही होता है। जितना वो कर सकता है उससे हमेशा कम ही रहता है। तो लो एनर्जी, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव आउटलुक, ये सब रखना उसका एक नेचर का पार्ट बन जाता है, उसका एक नेचर बन जाता है, जिस वजह से हम डिस्थाइमिया को एक डिसऑर्डर के तौर पे कैटेगराइज करते हैं, क्योंकि इससे लाइफ काफ़ी हद तक अफेक्ट हो जाती है व्यक्ति की। डिस्थाइमिया का भी जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत लॉन्ग टर्म चलता है। एंटी डिप्रेसेंट का असर आता तो है पर बहुत शॉर्ट टर्म होता है। साइकोथेरेपी में भी जब गोल्स सेट किए जाते हैं, अचीव कराए जाते हैं, चेंजेस लाए जाते हैं बिहेवियर या थिंकिंग में, वो भी शॉर्ट लिव्ड होते हैं। तो अक्सर लंबा चेंज लाने के लिए लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट देना जरूरी होता है। जैसा कि पहले बताया मैंने, डिस्थाइमिया को अक्सर डिप्रेसिव पर्सनैलिटी के साथ कंफ्यूज किया जाता है, और जो लोग डिप्रेसिव पर्सनैलिटी के हैं उन्हें डिस्थाइमिया का ही डायग्नोसिस दिया जाता है।
क्योंकि ये एक ऐसा लो ग्रेड, लो इंटेंसिटी डिप्रेशन है जो काफी समय से मौजूद है, जिसको हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर तो नहीं बोलेंगे। अक्सर इन लोगों में सुसाइडल आइडिएशंस नहीं होती, हालांकि इनके अंदर एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर होता है। इनको लगता है कि हमारी जिंदगी बेकार है, जीने का कोई फायदा नहीं है, कैसी जिंदगी है, कब तक ये बोझ सहेंगे जिंदगी का, कब तक ये हम अपना बर्डन जो है लाइफ का कैरी करते रहेंगे, लाइफ कब बेटर होगी, लाइफ कब अच्छी होगी। ये थिंकिंग स्टाइल उनका हमेशा बना तो रहता है, थोड़ा लाइफ के प्रति घृणा, लाइफ के प्रति हेट्रेड बनी तो रहती है, पर एक्टिव सुसाइडल आइडिएशन ना के बराबर आती हैं। पर जब ये बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाएं, कई बार किसी सिचुएशन की वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेस हो सकते हैं, तो उस केस में अक्सर डबल डिप्रेशन नाम से भी डायग्नोसिस दिया जाता है। मतलब डिप्रेसिव डिसऑर्डर डिस्थाइमिया वाला, फिर उसके बाद मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो कि सिचुएशन की वजह से आया है, जिसमें कि मूड का इंटेंसिटी और भी ज्यादा लो हो जाती है, जो आमतौर पे पहले बिहेवियर्स नहीं थे, जैसे एपिटाइट का लॉस होना, नींद की कमी आना, या इंटरेस्ट का कम हो जाना, सोशलाइजेशन में कमी आना, सुसाइडल थॉट आना, ये सब जो पहले नहीं थे ये भी डेवलप हो जाते हैं। तो डिस्थाइमिया के ऊपर डिप्रेशन का हो जाना, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का, ये डबल डिप्रेशन कहा जाता है। ये भी अक्सर ऐसे लोगों में पाया जाता है जिनको डिस्थाइमिया होता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि डिस्थाइमिया पहले तो एक पर्टिकुलर लेवल पर बना रहता है, पर फिर उसके बाद बहुत लो हो जाता है, जिसमें कि डिप्रेशन डेवलप हो जाता है। तो उस केस में तो हम दवाओं से ट्रीटमेंट अच्छा कर सकते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को निकालने के लिए, दूर करने के लिए, पर डिस्थाइमिया का डिप्रेशन की मेडिसिन पर बहुत कम रिस्पॉन्स आता है, एंटी डिप्रेसेंट्स पर। तो उसमें लॉन्ग टर्म साइकोथेरेपी ही सबसे ज्यादा रिकमेंडेड ट्रीटमेंट होता है। पेशेंट का जो सोशल नेटवर्क है वो अच्छा रखना जरूरी होता है, फैमिली सपोर्ट जरूरी होता है, फ्रेंड्स का सपोर्ट जरूरी होता है, थेरेपिस्ट का रेगुलर सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, रेगुलर थेरेपिस्ट के साथ थेरेपी सेशंस लेते रहना इसमें बहुत जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें पूरी होने के बाद ही पेशेंट में किसी तरीके की अच्छी रिकवरी, अच्छा चेंज देखा जाता है। पर वो चेंज भी स्लो आता है, और लॉन्ग टर्म चेंज बने रहने के लिए पेशेंट को लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। डिस्थाइमिया का जो ट्रीटमेंट है वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के मुकाबले थोड़ा मुश्किल से होता है और थोड़ा स्लो होता है। जिनको सिर्फ एमडीडी है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, वो जल्दी और अच्छा ट्रीटमेंट पर रिस्पॉन्स देते हैं, पर डिस्थाइमिया वाले, डिप्रेसिव पर्सनैलिटी वाले स्लो रिस्पॉन्स देते हैं, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कई बार आता भी नहीं है। अगली कैटेगरी आती है डिप्रेशन की, एटिपिकल डिप्रेशन। एटिपिकल डिप्रेशन में एक खास चीज देखने में आती है कि जब व्यक्ति का कोई ऐसा टाइम पीरियड आता है लाइफ में जब वह बहुत पॉजिटिव लाइफ इवेंट्स एक्सपीरियंस करता है, या जब उसके आसपास ऐसा माहौल होता है जहां पॉजिटिविटी होती है, तो यह व्यक्ति अक्सर बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है और उन पॉजिटिव लाइफ इवेंट्स पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है। मतलब यह व्यक्ति वैसे तो बहुत ज्यादा नेगेटिव दिखाई देगा, बहुत ज्यादा डिप्रेसिव दिखाई देगा, डिप्रेस्ड होगा, पर जब पॉजिटिव लाइफ सिचुएशंस आ जाए तब ये बहुत अच्छा महसूस करेगा, एक्साइटेड, एंथुजियास्टिक, बहुत ज्यादा जोश में दिखाई पड़ेगा। तो अक्सर ऐसा लगता है कि जैसे डिप्रेशन है ही नहीं, डिप्रेशन था कहाँ, अभी तो ये व्यक्ति डिप्रेस दिख रहा था और अब अचानक से बहुत खुश हो गया क्योंकि शादी आ गई, कोई पार्टी हो गई, किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया, तो ये व्यक्ति बहुत एक्साइटेड और बहुत एंथुजियास्टिक लग रहा है, प्लान कर रहा है, सोच रहा है, एक्टिव हो गया है, खूब अलर्ट हो गया है, एज इफ कि जैसे डिप्रेशन कभी था ही नहीं। तो पॉजिटिव लाइफ इवेंट्स पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देना एटिपिकल डिप्रेशन में देखा जाता है। तो टिपिकल डिप्रेशन जो होता है, जिसके अंदर व्यक्ति हमेशा सैड रहता है, किसी भी लाइफ इवेंट की वजह से, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसकी वजह से उसमें कोई एक्साइटमेंट या कोई बदलाव नहीं आते, मूड में बहुत चेंजेस नहीं आते, रेंज जो है वो बहुत ही ज्यादा सेम रहती है, रिस्ट्रिक्टेड सी रहती है मूड की, जिसमें कि व्यक्ति को हालात जो है, सिचुएशंस जो है, परिस्थितियां जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करती, वो एक जैसा बना रहता है। तो जो मेलेंकोलिक डिप्रेशन होता है, जो कि हम एमडीडी, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, या डिस्थाइमिया या डिप्रेसिव पर्सनैलिटी वाले केसेस में देखते हैं, उसके मुकाबले एटिपिकल डिप्रेशन, मतलब जो टिपिकल नहीं है, एटिपिकल है, मतलब जिसमें टिपिकल सिम्टम्स नहीं होते डिप्रेशन के, ऐसा व्यक्ति अक्सर क्या होता है, बाकी के डिप्रेशन से अलग देखने में आता है, और इसको अक्सर आइडेंटिफाई करना, रिकॉग्नाइज करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब कहते हैं कि आसपास के लोग कि ये तो बिल्कुल सही सलामत है, अच्छा खासा एंजॉय करता है, पर पता नहीं कभी कभी क्यों ये ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। लगता है जैसे नाटक करता होगा, लगता है जैसे कोशिश नहीं करता होगा, कोशिश करेगा तो ठीक ठाक हो ही जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। एटिपिकल डिप्रेशन जैसा भी एक डायग्नोसिस होता है, टाइप फॉर्म होता है डिप्रेशन का। इसमें क्या होगा, अक्सर कुछ सिम्टम्स जो कि टिपिकल डिप्रेशन में देखने में नहीं आते, इसमें देखने में आएंगे। जैसे वेट गेन हो जाएगा इसमें,
दूसरे जो डिप्रेशन है उसके अंदर तो वेट लॉस होता है, व्यक्ति खाना ही कम कर देता है। इसके अंदर तो वेट गेन हो रहा है, मतलब खा बहुत रहा है, एपिटाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, व्यक्ति का खाने का बहुत मन करता है। बिल्कुल उल्टा डिप्रेशन है ये तो। और साथ ही साथ लेडन पैरालिसिस होता है। लेडन पैरालिसिस का मतलब है हाथ पैर में बहुत ज्यादा हैवीनेस महसूस होती है, बहुत भारीपन महसूस होता है, बहुत थका हुआ महसूस होता है। ऐसे लगता है हाथ पैर जो है वो काम करने की उनमें ताकत नहीं है, वो बहुत थके हुए हैं, पैरालिटिक है। जैसे कि जरा सा भी कुछ काम करने लगे तो थकान महसूस होगी, हालत बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव सी हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि अब बस काम नहीं किया जाएगा, काम नहीं करना, थक गए, बैठ जाओ कहीं, लेट जाओ, आराम कर लो, ऐसा लगता है हमेशा। ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं जो टिपिकल होते हैं एटिपिकल डिप्रेशन में, वो टिपिकल डिप्रेशन में नहीं मिलते जो दूसरे कॉमन डिप्रेशन हैं। बिल्कुल अलग टाइप का डिप्रेशन है ये। एटिपिकल डिप्रेशन अनकॉमन डिप्रेशन नहीं होते, अनयूजुअल नहीं होते, अजीब से नहीं है, बस टिपिकल टाइप के जो डिप्रेशन हैं उनसे अलग पिक्चर देते हैं। पर जब इनको डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं जो इनके, वो वही होते हैं जैसे कि बाकी किसी डिप्रेशन के पेशेंट के होते हैं। मतलब सैडनेस भी होगी, लो कॉन्फिडेंस भी होगा, और सुसाइडल थॉट भी आ सकती हैं, और हेल्पलेस और होपलेस भी फील कर सकते हैं, वर्थलेसनेस, सेल्फ को लेकर गिल्ट हो सकता है, कंसंट्रेशन की कमी आ सकती है, ये सारे सिम्टम्स भी उनमें आएंगे। पर बड़े सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो कि टिपिकल डिप्रेशन में नहीं मिलते, वो इनमें मिलेंगे। साथ ही साथ ये जो लोग होते हैं, ये जो एंटी डिप्रेसेंट दवाएं होती हैं जो कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या जो टिपिकल डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं उनको जो ठीक कर देती हैं, जो दवाएं उनमें जो बदलाव ले आती हैं, फर्क ले आती हैं, वो दवाएं इस वाले डिप्रेशन में ना के बराबर काम करती हैं। तो इसका कहीं ना कहीं ब्रेन में जो पैथोलॉजी है, नेचर है, वो बहुत अलग टाइप का है। इसकी जो कॉजेज हैं, इसके जो फैक्टर्स हैं, जो इसकी जो केमिस्ट्री है ब्रेन के अंदर, वो बहुत अलग टाइप की है ये भी डिप्रेशन, डिप्रेशन का ही एक टाइप है, फॉर्म है, बहुत लोगों में मिलता है इस टाइप का डिप्रेशन भी। और अक्सर ये वाले लोग जो होते हैं ये ट्रीटमेंट कराते भी नहीं है, क्योंकि ये लाइफ के कई सारे अलग अलग इवेंट्स में बहुत खुश और बहुत बेटर रहते हैं, या अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो बहुत थोड़े टाइम के लिए लेते हैं जब इनको डिप्रेसिव फील होता है। फिर जब ये ठीक हो जाते हैं, अच्छा महसूस करने लगते हैं, तो उसके बाद इनको लगता है अब हमें ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, तो फिर ये बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो अक्सर ये लोग जो होते हैं ये ट्रीटमेंट अपना छोड़ते रहते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए लेंगे, फिर अपने यूजुअल लाइफ में बिजी हो जाएंगे, और फिर ये कहीं ना कहीं अपनी मेंटल हेल्थ नीड्स को, अपने रियल ट्रीटमेंट को, रियल प्रॉब्लम को नेग्लेक्ट कर देते हैं। इन पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट होता है वो वैसे तो दवाओं से ही अच्छा किया जाता है, क्योंकि दवाओं पर ये लोग अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। पर साइकोथेरेपी भी जरूरी होती है, क्योंकि ये जो फ्लक्चुएटिंग साइक्लिक से जो चेंजेस आते रहते हैं इनकी लाइफ में, इनको मैनेज करने के लिए इस पेशेंट को खुद को समझना, खुद की थिंकिंग को जानना, पहचानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर वो अपने को ना समझें, अपने को मैनेज करने की स्ट्रेटजीज ना सीखें, तो अक्सर ये बहुत ज्यादा डिप्रेसिव फील करते ही रहते हैं। और कोई ऐसा टाइम आ सकता है जब ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से सफर करें, जिसमें कि इनके मूड में बहुत ज्यादा चेंजेस ना आ पाए, ऐसा भी हो सकता है। तो परसिस्टेंटली डिप्रेसिव फील करना भी इनके नेचर का पार्ट हो सकता है। पर आमतौर पे जब ये एक्साइटेड हो जाते हैं, बेटर फील करने लगते हैं, तो ये ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, जिस वजह से अक्सर ऐसा होता है कि ये मेडिसिन भी लेना छोड़ देते हैं। तो मेडिसिन भी वर्क नहीं कर पाती, इफेक्ट नहीं दिखा पाती, तो उसके बाद दोबारा से डिप्रेशन आ जाता है। तो ऐसे साइक्लिक सा बना रहता है, इसलिए लॉन्ग टर्म थेरेपी लेना इनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। लास्ट टाइप आता है डिप्रेशन का, बायपोलर डिप्रेशन, जो कि बायपोलर डिसऑर्डर में मिलता है, जिसमें डिप्रेसिव और मैनिक एपिसोड्स अलग अलग टाइम पर पेशेंट एक्सपीरियंस करता है। तो डिप्रेसिव एपिसोड जब वो एक्सपीरियंस करता है, वो बायपोलर डिप्रेशन का टाइप कहा जाता है, उसे नाम दिया जाता है। यूनिपोलर डिप्रेशन से बायपोलर डिप्रेशन इस तरह से अलग है कि यूनिपोलर डिप्रेशन वाले पेशेंट्स में मेनिया के एपिसोड या हाइपोमेनिया के एपिसोड नहीं आते, जबकि बायपोलर डिप्रेशन में मेनिया का एपिसोड आएगा, डिप्रेशन का एपिसोड आएगा, मेनिया का आएगा, फिर डिप्रेशन, डिप्रेशन, कुछ भी इस तरीके की वेरिएशंस में एपिसोड्स आ सकते हैं। पर इसमें जो डिप्रेशन होता है वो एपिसोडिक नेचर का होता है, परसिस्टेंट नहीं होता, लगातार नहीं बना रहता। बायपोलर डिसऑर्डर जो होता है वो दो टाइप का होता है, जिसमें बायपोलर डिसऑर्डर 1 होता है, जिसमें मेनिया के एपिसोड आते हैं और डिप्रेशन के एपिसोड आते हैं। फुल ब्लोन मेनिया होता है, सारे जो सिम्टम्स होते हैं इलेशन के, एक्साइटमेंट के, ओवर टॉकेटिवनेस, बड़े बड़े प्लान बनाना, बड़ी बड़ी बातें करना, बहुत ज़्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक हो जाना, नींद ना आना बिल्कुल या बहुत कम हो जाना नींद, बड़े बड़े प्लान बनाकर बड़ा बड़ा डिसीजन ले लेना, खर्चे कर देना बहुत सारे, इस तरीके के मेनिक एपिसोड आ जाते हैं। और डिप्रेसिव एपिसोड आ जाएंगे, जिसमें टिपिकल सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के। साथ ही साथ बायपोलर डिसऑर्डर 2 होता है, जिसके अंदर हाइपोमेनिया के एपिसोड आते हैं और फिर डिप्रेशन के एपिसोड आते हैं। इसमें हाइपोमेनिया जो होता है वो थोड़ी ड्यूरेशन का मेनिया होता है, जिसके अंदर सिम्टम्स की इंटेंसिटी भी थोड़ी होती है मेनिया के मुकाबले।
तो जो पेशेंट के अंदर जो डिस्टर्बेंस होती है बायपोलर 2 में, वो बायपोलर 1 के मुकाबले कम होती है, क्योंकि इसमें डिप्रेसिव एपिसोड और हाइपोमेनिया के एपिसोड होते हैं जिनकी इंटेंसिटी जो है वो रिलेटिवली कम होती है, जबकि बायपोलर 1 के अंदर दोनों की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये जो एपिसोड होते हैं ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं पेशेंट को। बायपोलर डिसऑर्डर्स का जो ट्रीटमेंट है वो मूड स्टेबलाइजर्स की मदद से किया जाता है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला मूड स्टेबलाइजर होता है लिथियम या लिथियम कार्बोनेट। और इसी के अलावा कुछ दूसरी एंटी डिप्रेसेंट दवाएं भी यूज़ कर दी जा सकती हैं, और कई मामलों में एंटी साइकोटिक दवाएं, एंटी कन्वुल्जेंट दवाएं, ये सब दवाएं भी यूज़ की जाती हैं ताकि अलग अलग टाइप के सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सके। पर मोटे तौर पे मूड को स्टेबलाइज करने के लिए जो दवाएं होती हैं, मतलब अगर डिप्रेशन है तो दवा दी जाएगी जो एंटी डिप्रेसेंट काम तो करेगी, डिप्रेशन तो दूर करेगी, पर पेशेंट को मेनिक नहीं बनाएगी। साथ ही साथ मेनिया को कम तो करेगी दवाई, पर इतना कम नहीं कर देगी कि वो पेशेंट जो है वो डिप्रेशन में चला जाए दोबारा से। तो वो स्टेबल करने का काम करेगी, ज़्यादा से कम एवरेज पे लाएगी, कम से भी एवरेज पे लाएगी, ना ज़्यादा से बिल्कुल कम करेगी, ना कम से बिल्कुल ज़्यादा कर देगी। तो ये काम होता है बेसिकली इन मूड स्टेबलाइजर दवाइयों का, जो कि बायपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं। थेरेपी भी इसके साथ साथ दी जानी ज़रूरी होती है कई सारे पेशेंट्स में जिनमें लाइफ स्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों, लाइफ के बहुत सारे एरियाज़ में ट्रबल्स आ रही हों, बहुत लंबे टाइम तक उनको ट्रबल्स या कुछ ऐसे साइको सोशल फैक्टर्स हों जो कि दूर ना हो रहे हों, जा ना रहे हों, उनको मैनेज करने के लिए, रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड चेंजेस लाइफ में लाने के लिए साइकोथेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, रिलेशनशिप को सुधारने के लिए, या लाइफ में कई सारे डिसीजंस लेने में साइकोथेरेपिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बायपोलर डिसऑर्डर के जो पेशेंट हैं वो अक्सर रेगुलरली मेडिसिन और साइकोथेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट लेते ही रहते हैं। उनको रेगुलर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट अक्सर लेना ही पड़ता है। हालांकि कई पेशेंट जब ठीक हो जाते हैं तो वो ट्रीटमेंट बिल्कुल छोड़ देते हैं, पर होता ये है फिर दोबारा से डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर दोबारा से एपिसोड आ जाता है और फिर दोबारा से वही सब सिलसिला चालू हो जाता है सारे ट्रीटमेंट्स का, जिसमें कि बहुत स्थायी, बहुत स्टेबल चेंजेस अक्सर नहीं आ पाते। तो ज़रूरी होता है अगर सही से ट्रीटमेंट ले लिया जाए तो पेशेंट कई सालों तक बिना एपिसोड के रह सकता है, बिना किसी एपिसोड के दोबारा से आए मेनिक या डिप्रेसिव, हाइपोमेनिक या डिप्रेसिव, इन एपिसोड्स के आए बिना भी पेशेंट कई सालों तक अपना अच्छी खासी ज़िंदगी बिता सकता है अगर वो सही तरीके से सही टाइम पीरियड तक के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट भी ले और थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट भी ले। साइकोथेरेपी से मेरा मतलब है। तो ये हो गए हमारे सारे डिप्रेशन के अलग अलग टाइप्स जिनके बारे में हमने चर्चा की इन 2 वीडियोस में। उम्मीद है ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत फ़ायदा देगी डिप्रेशन को जानने में, जिनमें से किसी ना किसी टाइप का डिप्रेशन आपको भी होगा। आप भी पहचान पाएंगे अपने अंदर किसी ना किसी इस टाइप के डिप्रेशन को। हो सकता है आपको एमडीडी का डायग्नोसिस तो मिला हो, पर आप देखेंगे कि आपका डिप्रेशन एंडोजेनस टाइप का हो सकता है, एक्सोजेनस टाइप का हो सकता है, एनाक्लिटिक या इंट्रोजेक्टिव टाइप का हो सकता है। ये आप देख सकते हैं कि इस टाइप का आपका डिप्रेशन हो सकता है। तो वो जो 4 टाइप्स थे, एंडोजेनस, एक्सोजेनस, एनाक्लिटिक, इंट्रोजेक्टिव, वो थोड़े क्लासिकल टाइप्स ऑफ डिप्रेशन है जो कि आज ज़्यादातर डॉक्टर्स जो हैं उनके बारे में बात भी नहीं करते या उस तरीके के टर्म्स यूज़ भी नहीं किए जाते, केवल हिस्ट्री की तरह उन्हें पढ़ा दिया जाता है, जाना जाता है। सेकेंड वीडियो में जिसमें मैंने डिप्रेसिव पर्सनैलिटी, डिस्थाइमिया के बारे में, बाइपोलर डिप्रेशन और एटिपिकल डिप्रेशन के बारे में जो बात की, ये बहुत कॉमनली मिलने वाले डिप्रेशन है। इनको डायग्नोज भी किया जाता है। मोटे तौर पे 2 ही डायग्नोसिस मिलते हैं, या तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, या डिस्थाइमिया, परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर, या तीसरा बाइपोलर डिसऑर्डर। डिप्रेसिव पर्सनैलिटी को रिकॉग्नाइज किया गया है पर उसको अभी तक डायग्नोसिस का नाम नहीं दिया गया है। तो ये सारे अलग अलग टाइप के डिप्रेशन का अलग अलग टाइप का नेचर होता है और इनका ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है। तो डिप्रेशन बहुत कॉम्प्लेक्स बीमारी है, बहुत अलग अलग फॉर्म्स में, बहुत अलग अलग रूपों में हमें मिलती है देखने में। और डिप्रेशन के कारण भी बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। ब्रेन के अंदर बड़े सारे चेंजेस हैं, लाइफ के अंदर साइकोलॉजिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस बहुत सारे आ जाते हैं जिस वजह से किसी व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाता है, किसी किसी टाइप का डिप्रेशन हो जाता है। ये भी जो मैंने लिस्ट दी है डिप्रेशन की, ये भी अभी लिमिटेड लिस्ट है, इसके अलावा और भी टाइप्स हैं, पर ये 8 ऐसे मेन टाइप्स हैं जिनके बारे में चर्चा करनी ज़रूरी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ चर्चा करूं, आपको बताऊं। आप देखेंगे कि अगर आपको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है तो हो सकता है आपको इंट्रोजेक्टिव डिप्रेशन भी हो, एनाक्लिटिक डिप्रेशन का भी कोई टाइप हो सकता है आप में, हो सकता है एमडीडी तो है, पर आप अगर पीछे अगर जाके देखें तो या तो आपका एंडोजेनस टाइप का नेचर हो सकता है डिप्रेशन का, या एक्सोजेनस टाइप का नेचर हो सकता है आपकी डिप्रेसिव पर्सनैलिटी है और डिप्रेसिव पर्सनैलिटी या डिस्थाइमिया को आप रिलेट कर सकें शायद एंडोजिनस डिप्रेशन से, कि पता ही नहीं है कि कौन सा कॉज है, लंबे समय से बस चले ही आ रहे हैं, डिप्रेसिव ही चले आ रहे हैं।
या हो सकता है आपका जो डिप्रेशन का नेचर है वो एनालिटिक टाइप का हो, या इंट्रोजेक्टिव टाइप का हो, परफेक्शनिस्टिक आइडियल्स हो आपके अंदर, या इंटरपर्सनल लेवल पर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट और डिप्रेस फील करते हो और सालों से यही चीज़ चली हुई आ रही है। तो हो सकता है कि आपका जो अपना जो नेचर है डिप्रेशन का, मेजर डिप्रेसिव या डिस्थाइमिया, वो इनमें से किसी दूसरे टाइप ऑफ डिप्रेशन से भी मेल खा सकता है। तो शायद एक ज़माने में एक डायग्नोसिस मिलता, अब आपको दूसरा डायग्नोसिस मिलेगा। पर आपस में कहीं न कहीं ये सारे डिप्रेशन जो हैं, ये मेल खाते हुए आपको दिखाई देंगे और आप कह सकेंगे कि ये डिप्रेशन जो मुझे है, इसमें ये वाले सिम्पटम्स भी मेरे अंदर हैं। इस टाइप के डिप्रेशन में भी मैं कैटेगराइज़ होता हूँ। ये जो आपको जो डिफरेंट-डिफरेंट मैंने फॉर्म्स बताए हैं, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर आपको ये डायग्नोज़ करके देगा सारे के सारे। और ऐसा भी नहीं है कि आप खुद को डायग्नोज़ कर लें। हो सकता है कि आप कुछ ही चीज़ समझे हों, जाने हों इनके बारे में। आप अपने थेरेपिस्ट या अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि आपको किस टाइप का डिप्रेशन है। हो सकता है वो आपको इस बारे में थोड़ी और अच्छी नॉलेज या जानकारी दे दें। थेरेपिस्ट को, डॉक्टर को अगर इनके बारे में जानकारी होगी तो वो आपको ज़रूर बताएँगे। कई डॉक्टर्स भूल जाते हैं, याद नहीं रहते उनको, तो हो सकता है आपके डॉक्टर ना भी बता पाएँ। पर ये सारे डायग्नोसिस ऐसे नहीं है जो आप खुद को डायग्नोज कर लें और उसी तरीके से अपना ट्रीटमेंट ढूँढना शुरू कर दें। ऐसा हो नहीं पाएगा आपके लिए। ये सिर्फ़ आपकी जानकारी, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए है वीडियो। तो जो डायग्नोसिस आपको मिला हुआ है, एमडीडी है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, डिस्थाइमिया है या बाइपोलर है, आपको ट्रीटमेंट उसी नज़रिए से लेना है, उन्हीं डिप्रेशंस का लेना है। ट्रीटमेंट आपको उन्हीं का दिया जा रहा है, क्योंकि ट्रीटमेंट कहीं न कहीं एक ही जैसे दिए जाते हैं। हालाँकि ये सही नहीं है, अलग-अलग टाइप के लोगों का ट्रीटमेंट अलग-अलग तरह से होता है। पर जब थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, साइकोथेरेपी दी जाती है, तो उसके अंदर ये देखा जाता है कि पेशेंट जो है उसकी अपनी बिलीफ्स क्या हैं, उसका अपना पुराना एनवायरनमेंट क्या रहा है, अभी का एनवायरनमेंट क्या है, कौन से ऐसे और साइको सोशल फैक्टर्स हैं जिन्हें थेरेपिस्ट जानता है और इंडिविजुअल बेसिस पे फिर उन्हें ट्रीट करने की कोशिश करता है। तो ऐसा नहीं है कि डिस्थाइमिया के लिए एक अलग टाइप का ट्रीटमेंट बन गया, एनाक्लिटिक के लिए एक अलग टाइप का ट्रीटमेंट बन गया, एक्सोजेनस या एंडोजेनस के लिए एक अलग टाइप का ट्रीटमेंट बन गया। ऐसा नहीं है। ट्रीटमेंट आपको वही सीबीटी, साइको एनालिटिक्स, कीमा थेरेपी, इंटरपर्सनल थेरेपी या आपको डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी, इन्हीं टाइप के ट्रीटमेंट्स आपको दिए जाएंगे। पर अलग अलग पेशेंट की जो अलग अलग नीड्स हैं उसके हिसाब से ट्रीटमेंट को जो है वो मॉडिफाई कर लिया जाता है। अलग-अलग टाइप के जो पेशेंट के जो सिम्पटम्स हैं और उसके जो पीछे के जो कॉजेज़ हैं, उसके जो लाइफ़ के जो फैक्टर्स हैं, उसके हिसाब से कस्टमाइज़ कर लिया जाता है ट्रीटमेंट को। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अलग-अलग टाइप के डिप्रेशन के अलग-अलग ट्रीटमेंट हो जाते हैं। पर ऐसा कोई पैकेज नहीं होता कि हम कहें कि इस टाइप के डिप्रेशन को ऐसे ठीक कर दो, इस टाइप के डिप्रेशन को इस टाइप के ट्रीटमेंट से ठीक कर दो। ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल है। सीबीटी में बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है जिससे कि इन जो टाइप के जो डिप्रेशन है उनको क्योर किया जा सकता है, बेटर किया जा सकता है। साइको एनालिटिक थेरेपी बहुत सारे डिप्रेशंस में कई बार लेनी ज़रूरी होती है और लंबे टाइम तक लेनी ज़रूरी होती है। तो अलग-अलग टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन अलग-अलग कॉजेज़ को टारगेट करते हुए अक्सर दिया जाता है, जिसमें मेडिसिन्स और साइकोथेरेपी दोनों को इंक्लूड किया जा सकता है, किया जाता है। और जिन केसेस में बिल्कुल ट्रीटमेंट ना हो पा रहा हो, उसमें टीएमएस दिया जाता है, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, जिन्हें हम कहते हैं कि ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन है, जिनका मेडिसिन से कोई असर ही नहीं आ रहा, थेरेपी से भी बहुत अच्छा असर नहीं आ रहा। कुछ केसेस में ईसीटी भी दे दी जाती है, इलेक्ट्रोकन्वुल्सिव थेरेपी। और अभी एक नया ट्रीटमेंट आया है केटामाइन की थेरेपी, या वो एक केमिकल है, मेडिसिन है, जिसको नेज़ल स्प्रे की फॉर्म में दिया जाता है। ये भी डिप्रेशन के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाता है, खासकर जिसमें एक्यूट डिप्रेशन हो या बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स हो। तो अलग-अलग टाइप का जो ट्रीटमेंट होता है वो अलग-अलग टाइप के डिप्रेशन पर इस तरह से तो असर नहीं पड़ता कि अलग टाइप के डिप्रेशन का अलग टाइप का ट्रीटमेंट है, बट एक ही टाइप की ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ को पेशेंट्स के साथ कस्टमाइज़ किया जाता है, तब जाकर हम अलग-अलग पेशेंट्स को ठीक कर पाते हैं। खैर, आपकी नॉलेज के लिए, आपके ज्ञान के लिए ये वीडियो थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें, कोई क्वेश्चन हो तो पूछें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।